गुड इवनिंग मेरे साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के परिवार में। साथियों, मैं राघव गुप्ता आप सभी का ज्योग्राफी की कक्षा में आप स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत लोगों की मांग थी कि सर संडे को ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी देख ले भाई साहब लूसेंट की कैसे पढ़ी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई साहब ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए बालकों को। तो मैंने आप सब भी आज ऐसी तरह पढ़ोगे, इससे पहले इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और सभी साथियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि बच्चे आप सब एक एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। अगर आज नहीं लगा पाए हो तो कल जरूर लगा देना, क्योंकि प्रकृति को बचाना है तो पेड़ को लगाना है। साथियों, आप सबको मोटिवेशनल लाइन दिख रही होगी, सोचा है तो पूरा होगा, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा, बस शुरू आज से करना होगा, तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। कहने का मतलब है कि साथियों, कहने का मतलब है कि अगर तुमने सोच लिया तो उसको पूरा करो और दुनिया से लड़ने की बजाय खुद से भाई साहब टक्कर लो, ठीक है। तो साथियों, आपको यह लाइन जो मोटिवेशनल लाइन है बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, सबको मैं बताना चाहता हूं। फ्री यूपीपी कांस्टेबल बैच, जितने भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए एक फिनिक्स एकेडमी ने फ्री में बैच लॉन्च किया है, जिसके लिए आपको करना यह पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आपको यह दी गई है, आप इस बैच को डाउनलोड कर लेना। इसमें मिलेगा क्या ये भी बता दे रहा हूं मैं। बच्चे यूपीपी कांस्टेबल प्रैक्टिस बैच है फ्री में, और आप देख रहोगे ऐप प्लस इंटरनेट चार्ज कितने रुपया, 24 का मतलब हमारा नहीं है, सारे टीचर्स फ्री पढ़ाएंगे आपको। 50 प्लस प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, कितने, 50 प्लस प्रैक्टिस सेट। 24 रुपए आपको सिर्फ एक बार देना है। कब, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। साथ में मॉडल पेपर रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर। बच्चे इतने रुपए में तो मार्केट में भाई साहब फोटो कॉपी भी नहीं हो पाई, इतना समझ लेना, इतने रुपए में तो फोटो कॉपी भी नहीं होगी। और ये रुपया हमारे पास नहीं आ रहा, जो ऐप का भाई साहब चार्ज है जो कंपनी है वो लेती है, और जो इंटरनेट चार्ज है वो है। एक बच्चे का जो चार्ज आएगा वैलिडिटी टिल एग्जाम, बाकी टीचर्स की सारी मेहनत फ्री, सारा आपको पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये 50 प्रैक्टिस सेट लगाए तो 120 प्रश्न पक्के हैं, मैं दावा कर रहा हूं, ठीक। चलो, सब कुछ मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सारा भाई साहब डाटा इसमें मिलेगा। शुरू करते हम लोग आज की क्लास को। आज की क्लास बच्चे यहां पे फटाक से लगा लेना, इंडियन ज्योग्राफी तो आप लगाना ही लगाना, लेकिन मैंने बोला था जियोग्राफी में आपको बहुत अच्छे से जो पढ़ना है, जियोग्राफी में जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चे, तो आप सबको पढ़ना है जियोग्राफी को। अगर भाई साहब दो भागों में बांट दो तो एक बढ़ जाता है जियो और प्लस एक बढ़ जाता है ग्राफिया, जियोग्राफिया। बच्चे, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट जो निकला, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, दिलो दिमाग भाई साहब खुल गया होगा, ना खुला हो तो खोल लेना, क्योंकि हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको मेहनत मेरे साथ करनी आपको पड़ेगी, ये तय कर लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैंने आज का जो टॉपिक कहा है कि जियोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या, तो मैं सारे टॉपिक पहले मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं अध्ययन आपको कराऊंगा अक्षांश का, उसके बाद मैं कराऊंगा देशांतर का, उसके बाद मैं कराऊं भाई साहब जितना अभी तक तुमने पढ़ा है एक नया अंदाज होगा, नए तरीके से होगा, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। हां, अक्षांश होगा, देशांतर होगा, बच्चे विषुवत रेखा होगा, साथ में कर्क रेखा होगा यहां पर, और मकर रेखा होगा, कर्क रेखा होगा और मकर रेखा होगा, और बच्चे यहां पर क्या होगा, मानक समय ज्ञात करना, मानक समय ज्ञात करना। इतने सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले आज की क्लास में हैं,
ठीक है, पूरा का पूरा मैप की सहायता से क्लियर होगा जबरदस्त तरीके से। तो जियोग्राफी का मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरी बात बहुत अच्छे से मैं बता दूं। सबसे पहले अगर यहां पे हेडिंग आप लगाओगे, हेडिंग बाद में लगाना, मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चे, इस मैप को आप देख लो। सबसे पहले इस मैप को देख लो, ठीक। एक प्रकार से कह सकते हो पृथ्वी की आकृति क्या है, तो याद कर लेना, पृथ्वी की आकृति जियोड टाइप की है। कैसी है? पृथ्वी की आकृति मेरे बालम बच्चे कैसी है? जियोड टाइप की है, जियोड टाइप की। आप आराम से बता ले जाओगे। अब बात आती है कि पृथ्वी के बीच से रेखा गुजरी है। पृथ्वी को भाई साहब दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। कौन बांट देता? एक रेखा बांट देती है, ठीक है, हां, एक रेखा बांट देती है। बच्चे इस रेखा को कहते हैं हम लोग क्या? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा नाम में ही अपने आप में सब कुछ है। भूमध्य मतलब, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से गुजरने वाली, पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इतनी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। अब तुम मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, जिसको ना समझ में आए वो भी समझना। बच्चे पृथ्वी पर ये जो लेटी लेटी लाइनें खींची होती हैं, ये लेटी लेटी लाइन खींची है, एक लाइनें खड़ी खड़ी होंगी, तो ये जो लेटी लेटी लाइनें खींची हैं, अभी यहां पर आपको ऐसे ऐसे लाइनें और मिलेंगी, ऐसे ऐसे लाइनें और मिलेंगी। तो सबसे पहली बात तुम्हें समझ लेना बच्चे, सबसे पहली बात मेरी समझ लेना कि ये जो लेटी लेटी लाइनें होती, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद कर लेना, इन सबको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। बच्चे आपको मैं बता दूं, भूमध्य रेखा को हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये इंग्लिश के वर्डिंग भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। अब अक्षांश रेखा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बच्चे मेरे बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान समझ लेना। अक्षांश की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो भी बताने जा रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कुल अक्षांश कितने हैं, टोटल अक्षांश मतलब टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, तो याद कर लेना, टोटल अक्षांश हम लोग पता करते हैं बच्चे। कैसे पता करते हैं? पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरती, भूमध्य रेखा, तो पृथ्वी के केंद्र से भाई साहब ज्ञात करते हैं हम लोग। कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं बता दे रहा हूं आपको। मैं बता दूं, जब भाई साहब ये ऊपर आप चलते जाओगे तो यहां पर आपको संख्या मिलेगी 90 और यहां पर संख्या आपको मिलेगी 90। तो 90 90 टोटल कितना हो गया भाई साहब? 90 प्लस 90 और एक रेखा भाई साहब भूमध्य रेखा। जब भूमध्य रेखा को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 181। कुल अक्षांश की बात करें तो बच्चे इनकी संख्या हो जाती है 181। 181। इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाला, मेरे बउआ? इतनी बात समझना, टोटल अक्षांश हो गए 181। 90 ऊपर 90 नीचे, बहुत ध्यान समझना। भूमध्य रेखा बीच से गुजरी। भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से को हमने क्या बोल दिया? ऊपरी हिस्से को बोल दिया हमने उत्तरी गोलार्ध। क्या बोल दिया? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमीस्फीयर। नीचे वाले को बच्चे क्या बोल दिया? इस रेखा की तुलना में ऊपर वाली दिशा बन गई उत्तरी, मतलब उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों बोला गया? क्योंकि भाई साहब कोई गोला होता है और गोले को बीच से काट देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोला यहां पर ना बोल के बच्चे यहां पे हमने बोल दिया गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। आज भाई साहब मुर्दों में भी जान आ जाएगी। तुमने पढ़ा होगा, तुमने डायरेक्ट वर्डिंग समझी होगी, लेकिन मेरी जो वर्डिंग होगी आज मैं उन भाई साहब देखो, तुमको लगता होगा मैं तुम्हें बेइज्जती करता हूं, बेइज्जती नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था ना, मास्टर जो कहता था वो मैं सुन लेता था। सुनना ही सबसे बड़ा काम होता है स्टूडेंट लाइफ में। कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब जो सामने पढ़ा रहा है वो हमसे 100 गुना ज्यादा ज्ञानी होगा, तभी भाई साहब पढ़ा रहा होगा, वरना नहीं पढ़ा रहा होगा। तो मेरी बात समझना, उत्तरी गोलार्ध हम बोलते क्योंकि बच्चे अभी तक केवल पूरा गोला था,
बीच से हमने लाइन काट दी और आपको पता है अगर ये मैंने लाइन काट दी, मेरे हाथ के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, मेरे हाथ के नीचे वाला हिस्सा दक्षिण, तो ये बात हो गई उत्तरी गोलार्ध। तो नीचे वाला बच्चा बन जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर तुमको ये मेरी बात समझ में आई हो, अगर ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को भाई साहब दबा के लाइक कर देना। क्या कर देना? दबा के लाइक कर देना, और इतना दबा के लाइक करना कि शेयर कर देना। ठीक है, मुकेश यादव मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, लिख नहीं पाऊंगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। बच्चे ये जो आपको पता है बहुत अच्छे से, इस रेखा के ऊपर अगर हम लाइनें खींचते हुए चले जाएंगे तो टोटल बच्चे हमको 90 मिल जाएगा, 90 रेखाएं मिल जाएंगी। इसी प्रकार यहां पर 90 मिल जाएगा। तो जब कुल अक्षांश की बात करेगा तो 90 प्लस 90 और एक रेखा विषुवत वाली, तो टोटल हो जाएगा 181। जब आपसे कुल अक्षांश पूछेगा तो बच्चे क्या बता देना? 181। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। बच्चे ये सिंपल सी बात, जो अंतिम बिंदु होगा उत्तरी गोलार्ध में, जो अंतिम बिंदु होगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोल देते हैं? उत्तरी ध्रुव। मतलब सबसे ऊपरी छोर को बच्चे बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव। ध्रुव का मतलब हो जाता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। बच्चे नीचे वाले के अंतिम छोर को हम लोग बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, साउथ पोल। तो याद कर लेना, ऊपर वाले के अंतिम बिंदु को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले के अंतिम बिंदु को दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? बहुत बढ़िया, याद कर लेना। ठीक है, फिर बच्चे मेरी बात समझना। देखो अभी एक बस बेमानी करते हो क्या? मैंने कहा आप ये मत कहो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। अगर आपको लगता हो मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो बस आपके लायक ही तो चाहता हूं, और क्या चाहता हूं? बिल्कुल बेसिक से जानकारी। जियोग्राफी भाई साहब होती क्या है इसकी समझ पैदा कर दूंगा भाई साहब, गारंटी दे रहा हूं। पूरी क्लास देख के जाना, तुम कहोगे कि हां आज ज्योग्राफी हमने पढ़ी है। पढ़ी नहीं, समझी है, समझी नहीं, दिमाग में फीड कर ली है। याद करने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास, इतना याद कर लेना। ठीक है, इतना याद कर लेना। बच्चे इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे मेरी बात समझ लेना, कुल अक्षांश रेखाएं दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूं मैं तुमको। कुल अक्षांश की बात की जाए तो आपने बता दिया 90 और 90 और 1, 90 90 और 1। 90 बच्चे उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं खिंची हुई हैं, 90 दक्षिणी गोलार्ध में खिंची हुई है, एक विषुवत रेखा। टोटल हो गई भाई साहब 181। बात है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। तो जब कुल अक्षांश रेखाओं की बात कर ले तो बच्चे टोटल ये 181 है, 181। अब 181 है, लेकिन रेखाएं हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चे दो रेखाएं इसमें हम हटा देंगे। कौन कौन सी हटा देंगे? तो एक रेखा ये बिल्कुल अंतिम वाली हटा देंगे, मतलब एक उत्तरी ध्रुव की लाइन को हटा देंगे और एक दक्षिणी ध्रुव की लाइन को हटा देंगे। मतलब 181 में बच्चे दो हटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 179। तो याद कर लेना बच्चे, बहुत अच्छे प्रश्न बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न भाई साहब तुमको मिलेंगे नहीं, इतना समझ लीजिएगा। गारंटीड बता रहा हूं भाई साहब, गारंटीड। ठीक है, बस जीएस में मैं दावा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, ऐसे प्रश्न बता रहा हूं भाई साहब। ये जो दो हटे हैं ना, ये ध्रुव वाली रेखाएं हटी। जब अक्षांश रेखाओं की बात करते तो 179 निकलती। क्लियर? अब अगला प्रश्न क्या आता? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त मेरे लाल, जबरदस्त। इतना समझ ले बच्चे। प्रश्न आता है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब जब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल अक्षांश बताओ, ओरिजिनलिटी यही है। जब कुल अक्षांश पूछेगा तो 181 बताया जाता है, जब कुल अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो 179 बताया जाता है। बच्चे अब मैं बता रहा हूं, पेपर में जो प्रश्न पूछेगा, जो वनडे एग्जाम में भाई साहब फालतू वाले प्रश्न है, अक्षांश की संख्या पूछता है तो सब लोग बच्चे 180 बताते हैं, 180 बताते हैं। ये भी हम तुमको बता रहे हैं, ये भी हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 90 ये वाले, 90 ये वाले, टोटल भाई साहब अक्षांश 180। यही तो परीक्षा वाला भाई साहब कहता है, तो तुमको लगता है। चलो देखो बच्चे, देख इतने सारे रहो। पहले तो मैं चाहता हूं 1 सेकंड के लिए आप वीडियो से थोड़ा ऐसे जाए और फटाक से अंगूठा दबा दें, सब लोग दबा दें। और भाई साहब लाइक यहां पे तुरंत 600-700 लाइक हो जाएंगे। और अगर ज्योग्राफी की कक्षा मजा आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पूरा आनंद लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या होती है भूमध्य रेखा,
क्या होती है विषुवत रेखा। हर एक चीज मैंने तुमको यहां पर ओपन की है, हर एक चीज मैंने तुमको यहां पर ओपन की है। अभी यहीं पे बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बच्चे, पेपर में प्रश्न आता है, क्या आता है, दो अक्षांश, एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये रेखा है, एक अक्षांश रेखा ये है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि उत्तरी अक्षांश ही दो लो, आप दो उत्तरी भी ले सकते हो, आप दो दक्षिणी भी ले सकते हो। दूसरी बात, ये भी मैटर नहीं कर रहा कि यही दो लाइनें लो, आप ये दो लाइनें भी ले सकते हो, आप ये दो लाइनें भी ले सकते हो, या आप ये दो लाइनें भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है बच्चे, दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मतलब दो अक्षांश के बीच की जो ये दूरी है ना, दूरी, तो बच्चे पेपर में प्रश्न आता है दो अक्षांश की दूरी, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो एक शब्द लिख लेना, इसकी बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। कटिबंध हम लोग हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बच्चे इसको जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोन। तो याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स में लिख भी लेना, दो अक्षांश के बीच की दूरी कटिबंध के नाम से जानी जाती है, साथ में जोन के नाम से, साथ में जोन के नाम से। क्लियर है बच्चे। अब बात आती है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप याद कर लेना 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। हर एक प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल विधिवत तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल विधिवत तरीके से बताऊंगा, मतलब लैटिट्यूड तुम्हारे नसों में तोड़ने लगेगा, नसों में। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा। फिर बच्चे याद कर लेना, भूमध्य रेखा की मैं विशेषता बता दूं, जो पेपर में प्रश्न आता, क्या आता, सबसे पहला प्रश्न आता कि सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती। तो बच्चे याद कर लेना, सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती, तो आप सब लपेट के बता दोगे, सूर्य की किरणें सर जी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और आपको पता है, जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो भूमध्य रेखा वाले देश क्या होते हैं बच्चे, भूमध्य रेखा वाले देश गर्म होते हैं, और गर्म होने के कारण वहां की त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले होते हैं। बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको। पर बच्चे, अगला प्रश्न आएगा कि भूमध्य रेखा का एक प्रश्न याद हो गया कि सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं बच्चे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे पड़ती है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल। इन रेखाओं को हम लोग वृत्त भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम कह रहे हो सर जी लाइक के लिए क्यों बोल रहे हो, बच्चे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या, लाइक शेयर। और हां, बहुत सारे, कल एक बात थी तो वो बच्चे बता रहे थे कि फिनिक्स एकेडमी चैनल को बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो बच्चे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और तुमको मुझसे मोहब्बत हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन बटन को भी दबा दो, जिससे मैं डेली शाम को 7 बजे आऊं तो तुमसे मुलाकात हो। और आज सबसे खुशी की बात बता दे, अभी आपको मैथ पढ़ाने आएंगे, मैथ के जादूगर अंबुज सर, जो आपको आज समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी एपीजीपी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है साथियों, एक बात पता चल गई, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहां पे, भूमध्य रेखा पे। दूसरी बात बच्चे, वर्ष भर क्या, हां लिख सकते हो, वर्ष भर वर्षा। तो याद कर लेना, पूरे साल जो वर्षा होती है बच्चे, वो कहां होती है, वो भूमध्य रेखा पर ही होती है। कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर ही होती है। ठीक है सर, आपके पढ़ाने के अंदाज गजब के हैं बच्चे, थैंक यू सो मच, आप बहुत बढ़िया। अंशु गर्ग, योर राइटिंग ऑसम सर, थैंक यू बच्चे, मेरी राइटिंग ऑसम में पढ़ाने का, बस मुझे लाइक जो है ना भाई साहब, मुझे एक प्रकार से पुण्य कर देता है। हाँ जबरदस्त, इतनी बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करते बच्चे, मेरे द्वारा ये पूरा जो चित्रण किया गया और जो बच्चा शुरू से देख रहा था, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार अक्षांश के बारे में यहां पर आपको बात समझ में आ गई। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं बहुत प्यारी बात। क्या बताने जा रहा हूं बच्चे, जो भूमध्य रेखा होती है ना, जो भूमध्य रेखा का तीसरा जो प्रश्न निकल के आता, वो क्या निकल के आता, तो मेरी बात समझिएगा। भूमध्य रेखा भाई साहब, यहां पर एक ऐसी रेखा है जहां पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो भूमध्य रेखा के 3 प्रश्न याद कर लेना भाई साहब, आग लगा के पेपर में पूछता है। क्या पूछता है? वर्ष भर वर्षा कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। बच्चे, दिन और रात बराबर कहां होते हैं? भूमध्य रेखा पर। क्लियर? जिसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। मजा आ रहा? इक्विनॉक्स बोलते किसको भाई साहब? भूमध्य रेखा को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते, क्योंकि यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैथ का टाइमिंग बता दे बच्चे। मैथ हम सर आपको 8:15 पे पढ़ाएंगे। कितने बजे पढ़ाएंगे? 8:15 पे। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, फटाक से ले लो भाई साहब। हाँ, जबरदस्त। बायोलॉजी का कोई बैच है बच्चे, आप फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो मैं बता रहा हूं बार बार, ये एप्लीकेशन, ये इंग्लिश स्पीकिंग डालना, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। और बच्चे, हेल्पलाइन नंबर है और फ्री यूपीपी कांस्टेबल बैच, बार बार मैं बता रहा हूं, मात्र 24 रुपए, जो ऐप और इंटरनेट का हैंडलिंग चार्ज है। यहां पे आपको 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे। डेली लाइव क्लास होगी, डेली क्लास पीडीएफ होगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो आप आराम से यहां पर बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हो। और सब लोग जुड़ जाओ इस ऐप में, डाउनलोड करके भाई साहब सब लोग जुड़ जाओ। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं आगे की तरफ। अब मैं बात करता हूं बच्चे आगे की तरफ। आगे की तरफ जब बात करने जा रहा हूं तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। बात क्या समझने वाली है यहां पे, तो मेरे लाल मेरे बच्चे याद कर लेना। हाँ, मेरे लाल मेरे बच्चे याद कर लेना। क्या याद करोगे बच्चे? अगर मैं बात करूं यहां पर रेखा कौन सी है, आपको पता चल गया, इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात। क्या बताऊं? तो बच्चे सिंपल सी बात बताएं, सिंपल सी बात बच्चा है बच्चे। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के जब ऊपर बढ़ोगे तो ये वाला भाई साहब कौन सा एरिया? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। और सबसे बड़ी बात बता दें, जब ऊपर आप बढ़ो, भूमध्य रेखा को भाई साहब यहां पर क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्लियर है? भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं बच्चे, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 0 डिग्री के जब ऊपर बढ़ोगे तो यहां मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और एक भाई साहब संख्या होगी जहां से पेपर में प्रश्न आपका बन जाता है। वो भाई साहब संख्या है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के ऊपर भी 23.5 डिग्री, इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में भी। और सबसे बड़ी बात, दोनों नंबर तो सेम हो जाते हैं, तो इनको हम लोग डेनोट किससे करते हैं? तो याद कर लेना, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी, और इसको भाई साहब कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी। अब मैं तुमको बहुत बड़ी बात बता दूं, जिस प्रकार भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, उसी प्रकार 23.5 डिग्री जो उत्तरी है ना, उसका भी नाम है भाई साहब, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा बच्चे किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्योंकि आपको पता है सारी लाइनें ये भाई साहब कैसी हैं, भाई साहब सारी लाइनें कैसी हैं? सारी लाइनें भाई साहब ये कैसी हैं? याद कर लेना, लेटी लेटी हैं। और लेटी लेटी का मतलब क्या होता है? अक्षांश होता है मेरे साथी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा को कहते हैं बच्चे। इसी प्रकार मेरी बात समझिएगा, 23.5 डिग्री यहां पे दक्षिणी आपको दिख रहा, 23.5 डिग्री दक्षिणी का भी नाम बच्चे एक क्या होता है? और हां, ये मत कहना कि सर 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या है, देशांतर है कि बच्चे क्या है? तो आप याद कर लेना, ये अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। तो इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मकर रेखा के। और याद कर लेना, मकर रेखा का नाम क्या है इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बच्चे किसका नाम है? यह है मकर रेखा का नाम। क्लियर है? इतनी बात बच्चे समझ में आपको आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से मेरी बात समझिएगा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 21 जून को, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। क्या होती है?
कर्क संक्रांति। मतलब सूर्य की किरणें बच्चे कब सीधी पड़ती हैं? तो याद कर लेना भाई साहब, सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को। इसीलिए कर्क संक्रांति। और याद कर लेना बच्चे, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं? तो याद कर लेना 22 दिसंबर। इसीलिए 22 दिसंबर को बच्चे मकर संक्रांति। और संक्रांति मतलब बच्चे आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए इक्विनॉक्स, सोलिस्टिक। क्या बोलते हैं? सोलिस्टिक्स। सोलिस्टिक्स बोलते हैं हम लोग किसको? संक्रांति को। बच्चे याद कर लेना, इसीलिए 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। याद कर लेना बच्चे, ठीक है। अब यहां पे पेपर में प्रश्न क्या आता है तो याद कर लेना बच्चे, कर्क संक्रांति। बच्चे ये बताओ, कर्क रेखा उत्तर में स्थित है कि दक्षिण में स्थित है? तो आपको पता है कर्क रेखा उत्तर में स्थित है। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो याद कर लेना, बिगेस्ट डे ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ठीक है, सबसे बड़ा दिन। तो याद कर लेना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बच्चे किसे बोलते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बोलते हैं किसको? भाई साहब 21 जून को। क्लियर है? क्लियर है? इसी प्रकार 22 दिसंबर को भाई साहब होती है मकर संक्रांति। क्या होती है? मकर संक्रांति। बिल्कुल। बच्चे कह रहे हैं सर आप YouTube पर ऑनलाइन कब आते? बच्चे मैं ऑनलाइन जो आता हूं डेली शाम 7 बजे। तो आपको दिख रहा होगा मकर संक्रांति कब होती है बच्चे? 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर। मतलब, और मकर रेखा बच्चे कहां पड़ती है? मकर रेखा दक्षिणी दिशा में पड़ती है। तो याद कर लेना 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताओ, तो आप बता देना 22 दिसंबर। बच्चे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताओ, तो आप बता देना 21 जून। मामला फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। क्लियर है? और याद कर लेना बच्चे 2 तारीख में तुमको और बता दे रहा हूं, 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को होता है बसंत विषु। बसंत विषु ये भी पेपर में याद कर लेना। बसंत विषु बच्चे कब होता है? 21 मार्च को। क्लियर है? जिसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बच्चे याद कर लेना 23 सितंबर को क्या होता है बच्चे? 23 सितंबर को होता है शरद विषु, जिसको बोलते हैं एटम इक्विनॉक्स। ठीक है, एटम इक्विनॉक्स। तो भाई साहब पूरा का पूरा हमने मजे से बता दिया। माया मजा। तो हाँ, आप भाई साहब जिनको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार जोर लगा के लाइक कर देना। तुमसे कहा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताओ तो 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताओ तो बच्चे 22 दिसंबर। क्यों? क्योंकि भाई साहब 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर भाई साहब लंबवत पड़ती हैं। बच्चे कर्क संक्रांति 21 जून को, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। मजा आ गया? मजा आ गया? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, जबरदस्त तरीके से आपको दिलो दिमाग में उतर गई होगी। उतरी कि नहीं उतरी? हाँ, फटाक से लाइक बढ़ा देना। जितना भाई साहब लाइक बढ़ा दोगे उतना मजा आएगा। प्रेम साहब कह रहे हैं सर आप कहां से हो? बच्चे कमर पे कट्टा, मूछो पड़ताओ, आजाद की धरती, जिला उन्नाव। मतलब समझ गए होगे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से मैं आपको ये क्लास दे रहा हूं और आप सबका प्यार है, सहयोग है, जो इस क्लास को मैं देने लायक यहां पर खड़ा हूं। ठीक है साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मेरी बात थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो भाई साहब इंडिया का मैप तो भाई साहब सब लोगों ने देखा ही होगा, देखा है ना? इंडिया का मैप तो सब लोगों ने देखा होगा। तो मैं तुमको बता दूं तीनों रेखाओं में कौन कौन सी, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे वो विषुवत रेखा हो, चाहे वो मकर रेखा हो, तीनों रेखाओं में एकमात्र रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। तो याद कर लेना, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजरती बच्चे? याद कर लेना, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो तुम बता ले जाओगे कौन सी बच्चे रेखा होकर गुजरती है भारत से। तो याद कर लेना, भारत से जो रेखा होकर गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा।
क्या है भाई साहब? कर्क रेखा। ठीक है, हां, बहुत बढ़िया बच्चे। अब मेरी बात समझना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो भाई साहब ये रेखा, ये रेखा, ठीक। अब मैं तुमको बता दूं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहली बात, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भाई साहब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। और 8 राज्य तुम्हें कैसे याद करने, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं बच्चे। ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना। कौन सी ट्रिक है? तो मैं बता दे रहा हूं। गरम गरम चीज बात में, इधर मैं लिखे दे रहा हूं, गरम चीज बात में। भाई साहब गरम चीज बात में, ये ट्रिक आप याद कर लेना, गरम चीज बात में। भाई साहब मैं तुमको बता दे रहा हूं, जी से क्या बनेगा? जी से बनेगा गुजरात। क्या बनेगा? गुजरात। आर से क्या बनेगा बच्चे? आर से बनेगा राजस्थान। क्या बनेगा? राजस्थान। बच्चे एम से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश, मतलब एमपी। बच्चे सीएच से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। बच्चे जे से क्या बनेगा? जे से बनेगा झारखंड। झारखंड। क्लियर है बच्चे? बात की बात आती, बीए से क्या बनेगा? बीए से बंगाल। बंगाल मतलब तो आपको पता चल गया पश्चिम बंगाल। बच्चे टी से क्या बनेगा? तो टी से बनेगा त्रिपुरा। क्या बनेगा? त्रिपुरा। बच्चे एमई से क्या बनेगा? तो एमई से बनेगा मिजोरम। क्या बनेगा? मिजोरम। तो इस प्रकार आपने देखा सारे के सारे भाई साहब चीजें 8 मैंने बता दिए। तो देखो कौन कौन से? गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। अब मैं तुमको सबसे बड़ी बात बता देता हूं, सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूं। जो हमारी बात को अगर ये चीज याद रखोगे तुम्हें ये भविष्य में हमेशा काम आएगी। कैसे काम आएगी? तो बच्चे मैं तुमको बता रहा हूं, तो बस उस बात को आप फॉलो रखिएगा। कैसे? तो बच्चे बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो मैंने तुमको ट्रिक बताई है ना गरम चीज बात में, ये ट्रिक नहीं है भाई साहब, एक प्रकार से सारी परीक्षा में फंसाने वाली चीज है। कैसे? तो पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, सब बच्चे बता ले जाते कितने राज्यों से, तो बता ले जाते कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। लेकिन जब यह प्रश्न पूछा जाता है भारत के भाई साहब राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा का पश्चिम से पूरब क्रम लगाओ, तो आपको पता है ये इंडिया है, इंडिया का ये हिस्सा पश्चिम है, ये इंडिया का पूरब है। तो बच्चे पश्चिम से पूरब की तरफ बताना है आपको क्रम। क्या? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो बच्चे ये जो मैंने ट्रिक भी बताई ना, ये सारे के सारे राज्य बिल्कुल पश्चिम से लेकर पूरब की ओर ही हमने बताए हैं, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर ही बताए हैं, बीच में भाई साहब नहीं बताया, बीच में नहीं बताया। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये ट्रिक जो काम कर रही है वो पश्चिम से पूरब की ओर ही काम कर रही है। जैसे बहुत लोग एक भाई साहब गमछा वाली ट्रिक पढ़े होंगे, बेकार है। क्यों? गमछा वाली ट्रिक से आपको राज्य तो पता चल जाएंगे, लेकिन कभी तुमसे ये प्रश्न कह दिया जाए कि भाई साहब कर्क रेखा जो भारत के राज्यों से गुजरती है वो भाई साहब उसका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताओ, नहीं बता पाओगे। और ये ट्रिक आपको पश्चिम से पूरब बता ले जाओगे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, तुमसे कह दे पूरब से पश्चिम क्रम बताओ, तो पूरब से पश्चिम क्रम आप कब बताओगे? तो भी मेरी बात याद रखना। कैसे बताओगे? भाई साहब ट्रिक आप पूरी की पूरी यही लिख लोगे, पूरी की पूरी ट्रिक ऐसे ही लिख लोगे। बस इस बार बताना क्या है? पूरब से पश्चिम चलना है। तो पूरब से पश्चिम कैसे चलोगे? ट्रिक जब आपने पूरी लिख ली तो बच्चे मिजोरम से शुरू कर देना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। बवाल खत्म, बवाल खत्म। भाई साहब ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है? हाँ
एशियंट हिस्ट्री भी चलेगी, काहे परेशान हो बच्चे, सब चलेगा। आप सबका प्यार है, बना है। आप ही कह रहे थे सर ज्योग्राफी पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, तो पढ़ा रहा हूं भाई साहब। अब भी कह रहा हूं भाई साहब, क्या दिक्कत है? पढ़ा तो रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं एक एक चीज। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हर एक बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई होगी। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आपका काम है भारत के सारे राज्यों की राजधानी याद कर लेना, क्योंकि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चे आप सारी राजधानियां सारे राज्यों की जरूर याद कर लेना, जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलो बच्चे बात करते हैं आगे की तरफ। अब अगर यहीं पे मैं देख लूं, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, फिर एमपी की भोपाल, और भोपाल को झीलों की नगरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे आपको पता है रायपुर, झारखंड की आपको पता है रांची। अब पेपर में प्रश्न आता है कि इन सारे राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद कर लेना, जो झारखंड की राजधानी रांची है, जो महेंद्र सिंह धोनी का भाई साहब जहां पे घर स्थित है, तो रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप बता ले जाओगे। ठीक है बच्चे, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता और त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की भाई साहब आइजोल। मामला फिट। चलो इतनी बात, आगे बात करते हैं हम लोग। अब बच्चे यहां पे आप टॉपिक लगा लेना, अक्षांश की पूरी बात खत्म हो गई। अब यहां पे बात करते हैं देशांतर की, और देशांतर की सबसे बड़ी बात कर लेते हैं बच्चे। देशांतर को हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। किसे बच्चे? देशांतर को। किसको कहते हैं? देशांतर को। अब मैं तुमको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्या याद करोगे बच्चे? आपको पता था कि जो रेखा लेटी लेटी थी, उन सबको भाई साहब हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? अक्षांश। अब याद कर लेना बच्चे, इसी प्रकार देशांतर में भी पृथ्वी पर एक खड़ी खड़ी रेखा होगी जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर। तो एक खड़ी खड़ी रेखा होगी जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब मैं तुमको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग पता किस नाम से जानते? तो याद कर लेना, ग्रीनविच लाइन के नाम से, ग्रीनविच रेखा के नाम से। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो तुम लोग बता दोगे ग्रीनविच लाइन किसे कहते हैं। तो ग्रीनविच लाइन बोलते हैं किसको बच्चे? 0 डिग्री देशांतर को। क्लियर है? अब बच्चे 0 डिग्री देशांतर के लिए अब इसमें ऐसे ऐसे रेखाएं सारी की सारी क्या रहेंगी? सारी की सारी ऐसे ऐसे सारी की सारी रेखाएं रहेंगी, मतलब खड़ी खड़ी रेखाएं। और याद कर लेना, जो पृथ्वी के ग्लोब में खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको भाई साहब हम लोग देशांतर कहते हैं, और जो लेटी लेटी थी उनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। पूरा मामला समझ में आ गया, पूरा मामला समझ में आ गया। अब एक बात बहुत बड़ी बताना चाहता हूं, मेरी बात समझ लेना बच्चे। मैं बताऊंगा कैसे, तो मेरी बात समझ लेना। ये मान लो भाई साहब पूरा का पूरा गोला है, ठीक है। इसके आगे वाले मैंने बता दी तुमको, इसके आगे का हिस्सा मैंने बता दिया। आगे का हिस्सा क्या हो गया बच्चे? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसके आगे से एक रेखा ऐसे गुजर दी जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर को भाई साहब क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। तो एक बात बताओ, पूरे गोले में भाई साहब कितनी, पूरा गोला कितने को होता? 360 डिग्री का। तो जब 0 यहां गुजर गया तो 0 के पीछे भी तो एक लाइन गुजर रही होगी, तो 0 के पीछे जो गुजर रही होगी तो मतलब अर्धवृत्त, अर्ध गोला कितना होगा भाई साहब? वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे लाल मेरे बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच लाइन कहते हैं, और इसके पीछे जो लाइन होती है उसको भाई साहब एक प्रकार से यहां कह सकते हो, यहां पे एक लाइन होगी जिसको कहते हैं 180 डिग्री। मतलब इसके पीछे और 180 डिग्री देशांतर को याद कर लेना बच्चे। किस नाम से जानते? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और पेपर में प्रश्न आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चे किसे बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, ठीक
ठीक है बच्चे, जितने सब देख रहे हो एक बार दबा के भाई साहब क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जोश उत्साह बना रहना चाहिए पूरी कक्षा में। तो इतनी बात समझ लेना, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच लाइन, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और सबसे बड़ी बात बता दें, और हां सब लोगों से मैं बताना चाहता हूं, डेली शाम 7 बजे जुड़ जाया करो। कितने बजे? शाम 7 बजे जुड़ जाया करो, ठीक है। सुषमा यादव बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त मेरे बच्चे, शाबाश, ठीक है। बिल्कुल, एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, वहां से 3 लाइनें गुजरती हैं। कौन कौन सी बच्चे? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। और सबसे बड़ी बात मेरी जान लो, सबसे बड़ी बात मेरी पहचान लो, जो पेपर में प्रश्न आता है, टोटल देशांतर की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको क्या कहा कि भाई साहब जो गोला होता है वो आपको आधा आगे का हिस्सा दिख रहा, मेरे पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा। जैसे मेरी खोपड़ी जो है भाई साहब पूरी की पूरी गोल है, आगे दिख रहा, तो आगे का आधा खोपड़ी के 2 पल्ले कर दो तो भाई साहब 180 आधे में आ जाएगा, 180 आधे में आ जाएगा। तो इस प्रकार देशांतर की संख्या बच्चे टोटल कितनी है? तो 360 है, ठीक है। जिसमें 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच लाइन कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी बच्चे। पेपर में प्रश्न आता है, क्या आता है? 2 देशांतर के बीच की दूरी, तो यहीं पे लिख लेना, 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हमने क्या बताया था? 2 अक्षांश के बीच की दूरी को, 2 अक्षांश के बीच की दूरी को बच्चे क्या कहते थे? कटिबंध कहते थे। क्या कहते थे? कटिबंध कहते थे। क्लियर है? अब वही तो बात कह रहा है भाई साहब, 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तो याद कर लेना, 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गोरे कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती थी? 111 किलोमीटर। और याद कर लेना, 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि बच्चे 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.32 होगा। बच्चे याद कर लेना, क्या 2 अक्षांश के बीच की दूरी टोटल 111 होगा। क्लियर है? जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गया? फिर बच्चे मेरी बात समझ लेना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके समझा। देशांतर की सहायता से हम लोग समय ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते भाई साहब? समय ज्ञात करते। किसकी सहायता से? देशांतर की सहायता से हम लोग भाई साहब समय ज्ञात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब तुमको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा है। क्या? ग्रीनविच जो लाइन है बच्चे, ग्रीनविच एक शहर का नाम है। क्या नाम है? ग्रीनविच एक शहर है। कहां पड़ता है? तो याद कर लेना बच्चे, ये लंदन में पड़ता है।